चलो आज हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, कैलकुलेशन कर चुके हैं उसका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा है, तो आज इन दोनों में जो आपस में रिलेशन है उसको ज़रा देखेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक potential and electric field intensity। ठीक है, तो आज ज़रा समझते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है आपस में। चलो देखो, मान लेते हैं किसी रीजन में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो अब मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे यदि तुम कोई चार्ज रखते हो Q, पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पे मान लो इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है E। तो वैसे बात है कि इस पॉइंट चार्ज पे एक फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू E, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो E है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। ओके, अब यदि हमें कैलकुलेट करना हो कि यदि हम इस चार्ज पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, यदि हम इस चार्ज पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, बात आ रही सुनना, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। ये सब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पहले भी, सिंपल है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dr। कितना डिस्प्लेस करना है इस चार्ज पार्टिकल को, dr डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देना है। ठीक है, तो काफ़ी स्मॉल सा वर्क डन। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि देखो वर्क डन दो टाइप का, एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और एक होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन करना है वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये फोर्स कितना वर्क परफॉर्म करेगा। जब हम लोग वर्क डन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं एक पार्टिकल पे यदि बहुत सारे फोर्स एक साथ एक्ट हो रहे होते हैं तो हर एक फोर्स के द्वारा इंडिविजुअल कुछ ना कुछ वर्क होता है ना। तो यदि हमें टोटल वर्क डन निकालना होता है तो सारे फोर्सेस के द्वारा इंडिविजुअल वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर सबको ऐड करते हैं। तो हर एक फोर्स का इंडिविजुअल कितना वर्क डन हुआ है ड्यू टू दैट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, हमें फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करना होता है। तो यदि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, सॉरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, यदि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये हमें क्या दे देगा, वर्क डन। ठीक है, यहाँ से वर्क डन तो कैलकुलेट कर देंगे, फोर्स का वैल्यू भी पुट कर देंगे। फोर्स है कितना, तो Q इंटू ई, तो Q तो स्केलर क्वांटिटी है, तो E डॉट dr, ये हमें वर्क डन मिलेगा। अब हमें क्या करना था कि ठीक है, अभी क्यों हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें रिलेशन लेकर आना था किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इस इक्वेशन में दिख रहा है, बट कहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखो कैसे रिलेट करेंगे। एक यदि तुम्हें याद हो
जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने तुम्हें बताया था कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट हमने ये जो वर्क ऑफ एनर्जी में पहले पढ़ना होता है ना, बट जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे थे उस वक्त भी हमने बताया था तुम्हें। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, ये दोनों फील्ड कैसे होते हैं, ये दोनों कंजर्वेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा या तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दोनों कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे DW वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी तुम यहाँ लिख सकते हो -du। u यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, इक्वल्स टू q e डॉट dr। अब एक और रिलेशन हमने तुम्हें बताया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय q। यदि तुम्हें याद आ रहा हो तो वो इक्वल्स टू हो जाता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, जिन 2 पॉइंट्स के बीच इस q को मूव कराया जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं -dv। dv क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सब लिख लेना है, यदि मान लो समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब हम यहाँ लिख नहीं रहे क्योंकि हम तुम्हें बोल दे रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है। तो du क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, dv क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वल्स टू e डॉट dr। तो इस माइनस साइन को उस साइड यदि भेज देते हो तो dv चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू -e डॉट dr, -e डॉट dr। तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिलेशन है, ठीक है। अब इस रिलेशन को ज़रा समझते हैं कि कैसे इसको यूज़ करेंगे, इसका क्या मतलब है। तो आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये dv ये क्या देता है हमें, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात जब हम करते हैं तो किसी 2 पॉइंट के बीच का ये डिफरेंस है बेसिकली। ये पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, चेंज कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो। जैसे इस q चार्ज को कहा गया कि dr डिस्प्लेसमेंट देना है, मतलब इसको स्लाइटली क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, कितना, dr। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो dr डिस्प्लेसमेंट से जो पोजीशन में चेंज आया, तो 2 डिफरेंट पोजीशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो e डॉट dr माइनस साइन के साथ। ये हमें क्या देगा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली तुम कह सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब मान लो हमें 2 पॉइंट वो दे देता है, कई बार 2 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे कि P1 से P2 तक गए हैं, तो बताओ क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन। यही यदि वो कह देता कि एक पॉइंट से हम यहाँ तक दूसरे पॉइंट तक पहुँच गए, पॉइंट 1 से चले और पॉइंट 2 तक पहुँचे, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इसी को क्या करना होगा, इसी को इंटीग्रेट करना होगा, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -e डॉट dr। लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2, ये भी 1 से 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो dv का तो इंटीग्रेशन v आ जाएगा और अपर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट v1 इक्वल्स टू -e डॉट dr। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा दिया रहेगा, जैसा फील्ड होगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, वैल्यू होगा। मतलब किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैरी कर रहा है वो तुम्हें गिवन होगा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तुम्हें 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन का यूज़ करके उस फील्ड में 2 पॉइंट के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक तो ये इसका यूज़ है। अब ज़रा थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। अब ये जो अब आगे जो हम पॉइंट अभी समझाने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है ना, बहुत कम ही जगह तुम्हें मिलेगा ये, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनो। अच्छे अच्छे एग्ज़ाम के लिए मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो ध्यान से सुनो इस बात को जो हम कहने जा रहे हैं। अब चलो E.dr, तो देखा ये गया कि जब हम dr डिस्प्लेसमेंट देते हैं, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रीज़न है, तो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, मान लो हमने dr डिस्प्लेसमेंट मूव किया है ना, जैसे ये पॉइंट 1 से हम पॉइंट 2 तक गए, तो जो पोटेंशियल में चेंज आया, किस में चेंज आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज आया है, dv का मतलब v2 - v1, ठीक है, वो कितना आया, तो -E.dr, -E.dr, अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड किया था, तो -E.dr को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A.b को क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो E इंटू dr इंटू कॉस थीटा। तो भाई साहब ये थीटा क्या होता है, तो A.b में थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, यानी कि यहाँ पर थीटा जो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है, ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, बट चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पर जो ये थीटा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो हमने दिया है पार्टिकल को, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से थीटा एंगल पे हम इस तरह से चलें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, और हम मूव कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, इधर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, पोटेंशियल में चेंज आता चला जाएगा। तो यहाँ से देखो एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, dv अपॉन, इस dr को नीचे लेकर आया, बताते हैं ये क्या है dv अपॉन dr, इस माइनस साइन को भी इधर ही रख लो, इक्वल्स टू e cos थीटा, ठीक है, या तुम चाहो तो इस माइनस साइन को किसी भी साइड रखो, फर्क नहीं पड़ता है। देखो मान लो हम इस माइनस साइन को इस साइड ही रखते हैं। अब ज़रा समझते हैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से। dv क्या है बच्चों, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, dr क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब हम dr डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़े तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया, dv से, तो dv/dr तुम यदि ध्यान से देखो तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं इसको, नहीं क्या, जब हम dr डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़े तो पोटेंशियल में कितना चेंज आया, dv का, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या दे देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, तो e cos थीटा और माइनस साइन, तो तुम ध्यान से देख, यहाँ पर थीटा जो है स्मॉल एंगल है, मतलब सॉरी लेस देन 90 डिग्री है, तो ये cos थीटा भी पॉजिटिव, e तो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव, माइनस साइन लग गया, यानी कि ओवरऑल ये जो टर्म है बच्चे, ये क्या हो गया, नेगेटिव, ओवरऑल ये टर्म नेगेटिव है। तो सोचो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय dr, ये टर्म नेगेटिव आने का क्या मतलब है, क्या मतलब है, सोच के देखो, सिंपल इतना ही मतलब है कि जो पोटेंशियल में चेंज है वो नेगेटिव है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सेकंड पॉइंट का जो पोटेंशियल है, सेकंड पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो फर्स्ट से क्या है, कम है, मतलब जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बच्चों पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर भी हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ ही होगा, है ना, ये भी सवाल है, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो क्या पोटेंशियल डिक्रीज़ ही होगा। तो आ जाओ ज़रा इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि किसी फील्ड में किस डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल घटेगा और किस डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल बढ़ेगा, वो हमें ये इक्वेशन बता सकता है। तो चलो ज़रा मान लेते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
जैसा कि यहाँ पे तुम देख रहे हो। अब यदि तुम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, हाँ इस बात को समझना थोड़ा। मान लो हम इस डायरेक्शन में कहीं ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हम 1 से 2 पे गए, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये लेस देन 90 है। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से स्मॉलर एंगल बना रहा है लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल यदि बना रहा है, तो उस केस में ये cos थीटा पॉजिटिव होगा और E तो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव ही रहेगा, तो dV/dr क्या आएगा, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल फर्स्ट से क्या है, कम है। तो तुम ध्यान से देखो इस लाइन के, जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो इस लाइन के इस साइड तुम कहीं भी जाओगे, जैसे मान लो हम इधर ही आते तो भी देखो ये एंगल लेस देन 90, इधर भी जाते तो भी ये एंगल लेस देन 90 है। बात आ रही समझ में? तो जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से लेस देन 90 बना रहा होगा, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ रहे हैं आगे, बट इस तरह से बढ़ रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, आगे बढ़ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा ना जी, तो उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, दोनों तो वेक्टर ही है, तो उनके बीच का एंगल यदि लेस देन 90 हुआ तो इन सारे केसेस में है ना, जो सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल है वो फर्स्ट से क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, E पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, लेकिन यदि हम सोचो इस पॉइंट से इधर बढ़ रहे होते हैं ऐसे, यदि ये होता है मेरा दूसरा पॉइंट, तो सोचो अब थीटा जो ये एंगल बन रहा है, अब ये एंगल ग्रेटर देन 90, तो जब ये एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से बढ़ रहे हो कि तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल कितना है, ग्रेटर देन 90 है। तब इस केस में सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस केस में cos थीटा नेगेटिव, तो cos थीटा नेगेटिव, E पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 मिलके क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव। बात है समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल घटेगा और किस डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल बढ़ेगा, ये हमने यहाँ पे समझा कि जब भी हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये सब लिख लेना है ना, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस देन 90, तो उस केस में पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होगा। और व्हेन एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन 90, तो उस केस में अपना पोटेंशियल जो होगा वो इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब वापस आते हैं, थोड़ा अपने उस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं और कुछ और समझते हैं इसमें। dV/dr इक्वल्स टू E cos थीटा। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखते हैं E cos थीटा को कहेंगे क्या। ये E cos थीटा है क्या भाई साहब? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। सोचो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम तुमसे पूछते कि कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलाउ, तो वैसी बात है, ये थीटा एंगल बना रहा है तो तुम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कर देगा, E cos थीटा। अब यहाँ पे जिसको वेक्टर नहीं समझ में आता है उसको तकलीफ हो रहा होगा कि ये क्या कंपोनेंट है। बच्चों, दो वेक्टर है A और B, दोनों के बीच है एंगल थीटा। अब हमसे कोई पूछेगा कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B, क्या पूछेगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B, है ना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B, तो वो हो जाएगा A cos थीटा। और यदि पूछेगा कंपोनेंट ऑफ B अलोंग वेक्टर A, तो हो जाएगा B cos थीटा। अब 12th में हो तो इतना तो हम
उम्मीद रखते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along displacement dr। तो जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये क्या है, कंपोनेंट है। क्या है ये, कंपोनेंट। इसको क्या कहेंगे, माइनस dv/dr। कुछ नहीं कहेंगे, नहीं कुछ तो कहेंगे, हाँ कुछ तो कहेंगे। क्या कहेंगे, तो dv/dr तो अभी हमने समझा दिया कि वो रेट है जिस रेट से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि भैया ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि रेट एट विच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्या कह सकते हैं, रेट एट विच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिक्रीजेस। जिस रेट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है वो है ना, ध्यान से समझना इस पूरे एक्सप्रेशन को। देखने में बड़ा मतलब टफ लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं, सिंपल ये बता रहा है ये दोनों रिलेशन कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो यदि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा तो उसके डिक्रीज होने का जो रेट है, क्या है, डिक्रीज होने का जो रेट है, या तुम कह सकते हो चेंज होने का जो रेट है, वो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट के बराबर होता है। जैसे भाई साहब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसका कंपोनेंट चारों तरफ तुम ब्रेक कर सकते हो कि इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर कंपोनेंट क्या होगा, है ना। कंपोनेंट ब्रेक किया जा सकता है, e cos थीटा। तो यदि हम पॉइंट 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं या 3 की तरफ जा रहे हैं या 4 की तरफ जा रहे हैं या 5 की तरफ जा रहे हैं या 6 की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा वो कौन बताएगा, वो बताएगा कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट कितना है। तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट होगा वही तुम्हें बताएगा कि किस रेट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये बात अब तक समझ में आ जाना चाहिए, ये रिलेशन क्या है ना। आगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यदि फील्ड में हम बढ़ते हैं तो पोटेंशियल में चेंज आता है, हाँ किस रेट से चेंज आएगा वो कौन बताएगा, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट वो हमें बताएगा कि किस रेट से बदलाव आएगा। अब ज़रा हम ये सोचते हैं कि ये रेट बदलाव तो आ रहा है ना, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रेट से होगा। किसी डायरेक्शन में ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा, किसी डायरेक्शन में धीरे धीरे बदलेगा। ज़्यादा तेज़ी का मतलब समझ रहे हो, किसी डायरेक्शन में हो सकता है 1 सेंटीमीटर बढ़े तो 20 वोल्ट से बदलाव आ गया, किसी डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर से बढ़े तो 2 वोल्ट का ही बदलाव आया है ना। रेट का मतलब यही होता है। तो ये अब सोचना है कि किस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो ताकि ये बदलने का जो चेंज होने का जो रेट है वो मैक्सिमम हो। तो भैया इसको करो मैक्सिमम, क्या लगता है ये कब मैक्सिमम होगा, तो जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा इक्वल्स टू 0 पे। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा इक्वल्स टू 0 पे। तो सोचो हम ऐसे बढ़े कि हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल क्या हो जाए, 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही बढ़ना शुरू कर दें। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है तो हम इसी डायरेक्शन में चलना भी शुरू कर दें, ऐसे ही इधर ही जाना शुरू कर दिए। हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इसी डायरेक्शन में, कि 1 यहाँ पे और 2 यहाँ।
तो इस केस में भाई साहब थीटा हो गया 0 डिग्री। तो कॉस थीटा का यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना 1। तो इस केस में जो माइनस dV/dr का जो वैल्यू आ गया, मतलब रेट, जिस रेट से पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो रेट किसके बराबर हो जाएगा, E के। E cos थीटा तो 1 हो गया, और ये जो वैल्यू है ये है मैक्सिमम वैल्यू। बात आ रहा समझ में, ये इस चेंज होने का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम रेट से पोटेंशियल कब डिक्रीज होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। या इसको उल्टा कहना चाहें कि भाई साहब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी रीजन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमें पता करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि किधर जाने पे हमारा पोटेंशियल जो है ना, चारों तरफ आगे बढ़ेंगे 1-1 सेंटीमीटर, और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चेंज किस डायरेक्शन में आया। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा चेंज आया होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रेट से बदला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा। समझ रहे, बस उल्टा कह दिए। पहले हम क्या कहें कि पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम रेट से कब चेंज होगा, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लॉन्ग बढ़ोगे। या कह दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होता हो, है ना। तो ये स्टेटमेंट तुम कह सकते हो। यहाँ से समझ में आया स्टेटमेंट क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is along the direction in which the electric potential decreases at the maximum rate। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कंसेप्चुअली इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी था। तो हमें लगता है कि अब तक समझ में तो आ गया होगा तुम लोगों को, हाँ। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका ज़रा, ये तो था कंसेप्चुअल, अब थोड़ा इसका कुछ न्यूमेरिकल वगैरह बना कर देखते हैं, इस पर बेस्ड कुछ आ जाओ। जैसे मान लो कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज़रा सा पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका ज़रा चर्चा कर लें हम लोग, इस रिलेशन का, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े अभी हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है ना। हर जगह पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हमें नहीं लगता है कि बताने का कोई ज़रूरत होना चाहिए, है ना। पैरेलल लाइंस स्ट्रेट, ताकि डायरेक्शन सेम रहे, गैप दो लाइन के बीच एकदम इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, ताकि डेंसिटी सेम हो लाइन का, क्योंकि डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग पढ़े थे कि डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, जहाँ डेंसिटी हाई होगा वहाँ मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। अब जैसे मान लो कुछ पॉइंट्स है बच्चों, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है ए, ठीक है,
ये पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी। इनके बीच का गैप हमें दिया हुआ है, इनके बीच का गैप दिया हुआ है डी। और ये फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा, वैल्यू हम लोग मान लेते हैं ई है। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कांस्टेंट ही है, वैल्यू ई मान लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ई हो गया। ठीक है, अब ए और बी दो पॉइंट है। सबसे पहला सवाल कि ए और बी इन दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, किस पॉइंट पे कम होगा। अब कहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा या कम होगा, तो ये कैसे पता चलता था? तो भैया ये तो पता चलता था, यदि तुम्हें याद हो कि जस्ट हमने पढ़ाया है कि पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा वो पता चलेगा तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना, लेस देन 90 एंगल बनाकर यदि चल रहे हो तो आगे बढ़ने पे पोटेंशियल घटता है, देखो। और यदि हम ग्रेटर देन 90 एंगल बनाकर चल रहे हो तो आगे बढ़ने पे पोटेंशियल बढ़ता है ना। तो ध्यान से देखो ए और बी, ए से यदि तुम्हें बी पे जाना है, यदि तुम्हें ए से किधर जाना है, बी पे, तो यदि तुम्हें ए से बी पे जाना है तो सोचो तुम किधर जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, थीटा 0 बनाकर जा रहे हो, तो थीटा 0 बनाकर जा रहे हो तो लेस देन 90 ही हुआ ना। तो पोटेंशियल क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल घटता है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा और मैक्सिमम रेट से घटेगा। हाँ, हम कुछ ऐसे जाते इंक्लाइन होकर तो रेट घटता फिर भी, बट रेट थोड़ा कम होता घटने का। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग यदि हम बढ़ रहे हैं तो घटने का रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो घट रहा है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि भाई साहब बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए से कम होगा। यदि हम इंटेंसिटी की बात करें तो ए और बी दोनों पे यहाँ दिख रहा है इंटेंसिटी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई साहब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो दोनों पॉइंट पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे कम है। ओके, तो ये तो हुआ बी पे कम है। कितना कम है, तो कितना कम है, क्या डिफरेंस है और बी में। तो डिफरेंस के लिए तो फिर जाना पड़ेगा हमारे एक्सप्रेशन पे, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, बताए थे दो पॉइंट के बीच यदि निकालना है, कहाँ से कहाँ भाई, तो ए से बी, तो ए से बी, तो ये देगा हमें डी वी का इंटीग्रेशन भी, तो वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट डी आर। तो चलो ज़रा इसको इंटीग्रेट करते हैं ठीक से, ई डॉट डी आर, तो ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, फिर थीटा इस यहाँ, तो थीटा क्या है बच्चों 0 डिग्री है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो हम सीधा इंटीग्रेशन लिख देंगे ई इंटू डी आर। अब तुम ध्यान से देखो तो ई तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो ई तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आर फ्रॉम ए टू बी, तो डी आर क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, लेकिन हमें ए से बी तक जाना है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर का इंटीग्रेशन, डी आर का इंटीग्रेशन का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का समेशन। तो डी आर इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक तो तुम्हें क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, डी। तो ये आ गया माइनस ई इंटू डी, वी बी माइनस वी ए, है ना। तो ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि भाई बी पॉइंट पे कम है पोटेंशियल, तो इसलिए बी माइनस ए करोगे तो कम ही आएगा। तो इसको तुम ऐसे लिख लो, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई इंटू डी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है, इसको माइंड में तुम सेट कर लो कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो दोनों पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या गैप है, बस वो गैप देख लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू गैप तुम्हें क्या दे देगा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब इसमें देखो कन्फ्यूज़न क्या क्या आएगा, चलो ज़रा कन्फ्यूज़न अब क्लियर किया जाए। ये तो समझ में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही, और इनटू गैप को मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस दे देगा। छोटा कौन है भाई, तो जो फील्ड के अलोंग है ना, जो पीछे है वो बड़ा होगा, उस पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, देखो तुम्हें एक पॉइंट दे देगा यहाँ पर सी, बी के जस्ट ऊपर, और कहेगा
कि बताओ ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तुम्हें ये गैप भी दे देगा, ये गैप दे देगा x, बोलेगा बताओ ए और सी के बीच कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चा वी ए माइनस वी सी इक्वल्स टू ई इंटू एक्स लिख देता है ऐसे, वी ए माइनस वी सी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स। वो तो ये फार्मूला देखता है कि भाई ए और बी के बीच गैप डी था तो डी से मल्टीप्लाई किया, ए और सी के बीच गैप एक्स है तो एक्स से कर दो मल्टीप्लाई। वो तो ये तो समझा ही नहीं कि भाई साहब ये इंटीग्रेशन मेथड से आया था जहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया गया था और थीटा ज़ीरो यूज़ किया गया था। यहाँ पे क्या थीटा ज़ीरो है, यहाँ तो कॉस थीटा लगेगा ना, है ना। तो ये पूरी तरह से गलत है। वो जो एक्स डिस्प्लेसमेंट लेना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो यहाँ पे देखो अलोंग था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें समझाने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। तुम एक बात बताओ, बी और सी के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए? व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? लगा देंगे डी वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, बी से सी तक जाएंगे ऐसे डिस्प्लेसमेंट। तो सोच, जब तू बी से सी की तरफ जा रहा था तब तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना बन रहा था? 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा था? 90 डिग्री। तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा इस केस में? 0। मतलब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। उस केस में डी वी क्या आ जाएगा? 0, है ना। बिटवीन बी एंड सी डी वी क्या आ रहा है? 0। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब तुम्हारा मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब बढ़ोगे तो पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम रेट से आएगा। तो सोच, यदि बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब यदि हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, एक लाइन यदि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक सेकंड सही से थोड़ा ड्रॉ कर लो। एक लाइन यदि तुम यहाँ पर ड्रॉ करते हो एकदम स्ट्रेट ऐसे, जो बी और सी से होता हुआ गुजरेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो बी और सी से होता हुआ गुजरेगा, है ना। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ही रहेगा, बी सी डी ई। मतलब इस लाइन पे कहीं भी तुम पॉइंट लो, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, क्योंकि इधर मूव करने पे तो पोटेंशियल में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, ई डॉट डी आर 0 हो जा रहा है। तो ऐसे सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, याद आ रहा है? इक्वी पोटेंशियल। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। कहीं भी किसी भी फील्ड में जब तुम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है। उसी तरह से तुम कहीं भी ए पॉइंट से होता हुआ एक तुम लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल ही। ये भी कैसा है? ये भी इक्वी पोटेंशियल, मतलब इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मतलब यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते डी, तो ए और डी का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। बी और सी का जैसे सेम है वैसे ही ए और डी का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। मतलब इस लाइन पे कहीं भी, है ना, यहाँ पे तुम एक पॉइंट ले लो क्या? ई, तो ए डी ई सब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सेम। अब जैसे हमसे कोई पूछा था ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो भैया बी और सी पे सेम ही है, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस पता है, तो ए और सी के बीच का नहीं लिख देंगे क्या? बस वी बी की जगह वी सी लिख दिए, वही रह जाएगा ई इंटू टी। मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट और इस लाइन पे कोई भी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो ई इंटू डी के बराबर होगा। चाहे तुम ई और सी के बीच का ही डिफरेंस ले लो, वी ई माइनस वी सी,
ये भी ई इंटू डी के ही बराबर होगा, ई और सी, क्योंकि ई ए के बराबर है, सी बी के बराबर है, तो ए और बी के बीच डिफरेंस है ई डी, तो ई और सी के बीच डिफरेंस भी ई डी। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्टेंस नहीं देखना है ना, एकदम ई और सी को ज्वाइन किया, ई इंटू वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया, सब कहानी खत्म हो जाएगा। तुम्हें कहीं भी 2 पॉइंट दिया रहे, तुम क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर एकदम लाइन खींचो। जैसे मान लो ई यहाँ दिया रहता, सी हमें यहाँ दिया था, और ई और सी के बीच पूछता, तो क्या करना था हमें, सी से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर, और ई से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर, और दोनों लाइन के बीच का क्या देख लेना था, गैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उस गैप से क्या कर देना था, मल्टीप्लाई, बस मिल जाता पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, है ना। तो यहाँ पे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखे, दूसरी बात ये समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे क्रॉस करेगा, एकदम परपेंडिकुलरली। कोई हमसे पूछेगा बताओ बी से सी तक जाने में, एक चार्ज पार्टिकल को बी से सी तक ले जाने में वर्क कितना पड़ना पड़ेगा, तो याद करो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी वी, तो डी वी ज़ीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, जीरो वर्क। ठीक है, तो चलो अभी जो क्लास, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ और न्यूमेरिकल करा के इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा।